वीर आज पुलिस स्टेशन गया तो उसे उसके सीनियर्स का कॉल आया। उन्होंने बताया कि आज उनके शहर के मंत्री यशवर्धन की कोई रैली है और उसमें पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए वीर को भी जाना होगा। वीर ने हामी भरी और फोन रख दिया। फिर वो केबिन से बाहर आकर बोला, आज यशवर्धन की रैली है, आज हमारी ड्यूटी वहीं लगी हुई है। एक हवलदार ने पूछा, आपकी भी ड्यूटी लगी है? वीर ने हम में जवाब दिया तो काजल, जो कि उस वक्त वहीं खड़ी थी, कहने लगी, तुम्हारी ड्यूटी क्यों लगी है? सीनियर इंस्पेक्टर का वहां क्या काम? वीर कहने लगा, ऊपर से ऑर्डर है तो जाना पड़ेगा, तुम यहीं रहकर काम देखना। काजल कहने लगी, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते, मैं चली जाती हूँ। वीर बोला, हर बार बहस करना जरूरी है? क्या करोगी तुम वहां जाकर? रैली है तो वहां मुझे जाना चाहिए कि तुम्हें? काजल मुंह बनाए खड़ी थी तो एक हवलदार बोला, अरे मैडम, जाने दीजिए ना सर को। आप क्यों वहां भीड़ भड़ाक में जाने की जिद कर रही हो? वैसे ही वहां धक्का मुक्की होती है, इसलिए आप मस्त यहाँ थाने में बैठो, गर्मागर्म चाय समोसे खाओ और आराम करो। क्यों वीर सर, सही कहा ना? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ लोगों को साथ चलने के लिए कहने लगा। फिर वो सब अपने अपने डंडे लेकर रैली की तैयारी में चले गए। आज दिन भर वो इसी में व्यस्त थे। शाम के समय यशवर्धन की रैली शुरू हुई तो सभी पुलिस वाले सुरक्षा व्यवस्था संभालने में लग गए। यशवर्धन की रैली में भीमाशंकर भी आया हुआ था और मंत्री यशवर्धन की गाड़ी में मंत्री के पीछे खड़ा होकर जनता का अभिवादन कर रहा था। वीर की नजर उस पर पड़ी लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगा। एक हवलदार ने वीर से कहा, देखा सर, कल ही जमानत पर बाहर आया है और आज रैली में ऐसे घूम रहा है जैसे कोई क्रांतिकारी हो। वीर कहने लगा, जब नेता ही ऐसे क्रिमिनल्स का साथ देंगे तो इन्हें तो बढ़ावा मिलेगा ही। रैली के दौरान भीमा ने वीर को देखा तो उसने यशवर्धन के कान में कुछ कहा। यशवर्धन ने हामी में सिर हिलाया और फिर कुछ देर बाद वीर को गाड़ी में बुलाने लगा। वीर उसकी गाड़ी में गया तो यशवर्धन अपनी मालाएं उतार कर वीर को पकड़ने के लिए कहने लगा। वीर ने हाथ में डंडा थपथपाते हुए कहा, मैं जनता का सेवक हूं, किसी के बाप का नहीं। ये कहकर उसने मालाएं भीमा के हाथ में रख दी और खुद गाड़ी से उतर गया। वीर की इस हरकत पर यशवर्धन का मुंह उतर गया और वो जबरन मुस्कुराते हुए लोगों के सामने हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ने लगा। रैली के दौरान वीर और उसके साथी पानी पीने लगे तो भीमा उसके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आया और बोला, तुमने मंत्री जी की सेवा बहुत अच्छे से की, लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, गला ठंडा कर लो। वीर उसके हाथ को देखने लगा और फिर उसे इग्नोर करके अपने साथियों से बोला, चलो सबकी ड्यूटी खत्म हुई, वापस चलते हैं। भीमा गुस्से में वीर कहने लगा तो वीर बोला, तुम्हारी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, तुम लगे रहो मंत्री जी की चाटने में। ये कहकर वीर अपने साथियों के साथ चला गया और भीमा गुस्से में मुट्ठियां भींचता रह गया। वहीं सिम्मी कॉलेज जाकर लेक्चर अटेंड करने लगी। आज प्रिया नहीं आई थी तो सिम्मी अकेली ही लेक्चर अटेंड कर रही थी। लंच में वो बाहर लॉन में बैठी फोन चला रही थी कि तभी प्रिया उसके पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हेलो मैडम, यहाँ क्या कर रही है? सिम्मी बोली, कुछ नहीं, तू बता, तू कब आई? प्रिया कहने लगी, अभी अभी, आज मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, सुबह का अपॉइंटमेंट था तो कॉलेज नहीं आ पाए। सिम्मी पूछने लगी, तो क्या कहा डॉक्टर ने? प्रिया बोली, डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स देखी है, उसका कहना है कि अभी अर्जेंट में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आयुर्वेदिक दवाइयों और एक्सरसाइज से उनका ऑपरेशन कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, आगे अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सिम्मी पूछने लगी, तो तुम अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो? प्रिया बोली, हाँ, 3 महीने के लिए हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ डाइट चार्ट बनेगा और कुछ योगा और एक्सरसाइज करनी होगी, फिर 3 महीने बाद चेक करना होगा कि कितना फर्क आता है। अगर सब ठीक रहा तो हो सकता है कि मम्मा को कभी ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। सिम्मी कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और ये सब पॉसिबल हुआ वीर जीजू की वजह से, उन्होंने सलाह नहीं दी होती तो हम परेशान ही हो रहे होते, जीजू को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। सिम्मी मुस्कुराकर जरूर कहने लगी और फिर दोनों सहेलियां लेक्चर अटेंड करने चली गई। दिन बीतने लगे। एक हफ्ते बाद भीमा की कोर्ट में फिर से पेशी थी। वीर आज थाने गया और काजल से बोला, आज तुम कोर्ट चली जाओ, मुझे जरा काम है। काजल ने ओके कहा और जाने की तैयारी करने लगी। वो अपने केबिन में जाकर भीमा के केस की फाइल्स ढूंढ रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगे। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हाँ कमल बोलो। दूसरी तरफ उसका मंगेतर कमल था। वो कह रहा था, काजल, मैं आज किसी काम से दिल्ली आया हूँ।
क्या तुम थोड़ी देर मिलने आ सकती हो? काजल उलझी हुई सी बोली, इस वक्त? अभी तो मुझे कोर्ट जाना है, एक केस के सिलसिले में। सॉरी लेकिन इस वक्त पॉसिबल नहीं है। वो बोला, अच्छा कोई बात नहीं। मैं कंपनी के काम से आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं। लेकिन तुम बिजी हो तो इट्स ओके। काजल कहने लगी, मैं आ पाती तो जरूर आ जाती। लेकिन कोर्ट जाना जरूरी है इसलिए नहीं आ सकती। तुम कहो तो शाम को मिल लें। वो बोला, नहीं शाम को मेरी फ्लाइट है, शाम को नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। ये कहकर उसने फोन काट दिया और काजल उदास सी उसके बारे में सोचने लगी। उसने बाहर की ओर देखा तो वीर वहां खड़ा था। उसने काजल की बातें सुन ली थी। वो बोला, तुम जाओ, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। काजल कहने लगी, अरे नहीं, मैं जा रही हूँ। वीर सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा ना मैं चला जाऊंगा। तुम जाओ, उससे मिल लो। काजल परेशान सी लेकिन कहने लगी तो वीर शांत होकर बोला, मैं मानता हूं कि ड्यूटी जरूरी है। लेकिन तुम शादी करने जा रही हो। तुम्हें उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, इसलिए बेहतर होगा कि पहले उसे अच्छे से समझ लो। काम के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तुम कीमती पलों को गंवा दो। जाओ और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। एक दूसरे को समझो और फिर शादी करो। ये कहकर वीर उसके केबिन से बाहर आ गया। वीर के जाने के बाद काजल बोली, कैसे जाऊं किसी और के पास? कैसे समझूं किसी को? तुम्हारे अलावा किसी को समझने का मन ही नहीं करता। फिर वो उतरी हुई शक्ल लिए अपने मंगेतर से मिलने चली गई। वीर ने काजल को उसके मंगेतर से मिलने भेज दिया और खुद कोर्ट चला गया। वहां आज पीड़ितों का बयान रिकॉर्ड होना था, साथ ही भीमा के खिलाफ आरोप तय किए जाने थे। कोर्ट बहुत देर तक भीमा का इंतजार करता रहा लेकिन वो नहीं आया। जज ने भीमा के वकील से पूछा, आपका मुवक्किल कहाँ है? उसका वकील बोला, सर वो आते ही होंगे। मैंने उनसे बात की थी, वो रास्ते में होंगे। जज ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर से बोला, आपका मुवक्किल शायद भूल गया है कि कोर्ट का समय कितना कीमती है। हम उनका और इंतजार नहीं करेंगे, कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। फिर पुलिस पक्ष के वकील ने पीड़ितों को बारी बारी कटघरे में बुलाया और उनसे सवाल जवाब करने लगे। पीड़ितों ने बताया कि कैसे भीमा उन पर जबरन जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। जब उन्होंने जमीन बेचने से मना कर दिया तो उसने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस केस करने पर वो जान से मारने की धमकी देने लगा। जज ने उनके बयान नोट किए और फिर थाने पर हुए हमले में घायल पुलिस वालों के बयान दर्ज किए गए। जज ने पीड़ित पक्ष की बात सुनी और भीमा के वकील से बोला, आज सुनवाई का अहम दिन था, आज आपके क्लाइंट को यहां मौजूद होना चाहिए था। लेकिन वो यहां नहीं है। इसलिए हम पुलिस को निर्देश देते हैं कि वो अगली सुनवाई तक भीमा को कोर्ट में पेश करे। अगर वो खुद सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। इस केस की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। ये कहकर जज उठ गया और उसके साथ ही अन्य लोग भी उठ गए। सब कोर्ट से बाहर आ गए और भीमा के बारे में बात करने लगे। वीर ने अपने वकील से कहा, यह सही हुआ कि आज भीमा यहां नहीं आया। अब हमारे पास पावर है कि हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तभी भीमा का वकील भीमा के 2-3 साथियों के साथ बात करते हुए जाने लगा। वो बोला, अरे सुबह ही तो बात हुई थी उससे। बोल रहा था कि सीधा कोर्ट में आऊंगा। कोर्ट नहीं आया तो कहाँ गया? एक साथी बोला, हमें क्या पता, हम भी तो तिहाड़ से डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कहाँ है। वकील बेचारा परेशान सा बोला, उसने यहाँ ना आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब पुलिस वाले इसका पूरा फायदा उठाएंगे। वीर और उसके वकील ने ये सुना तो वो एक दूसरे की शक्ल देखकर मुस्कुराने लगे। वहीं काजल ने फिर से कमल को कॉल किया और बोली, हाँ तुम कहाँ हो? वो बोला, ऑफिस में हूँ। कहो क्या बात है? काजल कहने लगी, मैं मिलने आ रही हूँ। कहाँ मिलोगे? कमल खुश होते हुए बोला, तुम वेट करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेने आ रहा हूँ। काजल ने ओके कहा और फिर ड्यूटी से सीधा घर निकल गई। घर जाकर उसने चेंज किया और कुर्ती पहनकर तैयार हो गई। वो आईने में देखकर झुमके पहन रही थी लेकिन उसके चेहरे पर उदासी ही छाई हुई थी। फिर उसने परफ्यूम लगाया और अपना फोन वगैरह रखने लगी। तभी उसके घर के बाहर हॉर्न बजने लगा तो वो फटाफट घर बंद करके कमल के साथ चली गई। वो कमल की गाड़ी में बैठी तो कमल मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। काजल ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा और बोली, तो कहाँ चल रहे हैं हम? कमल बोला, मैंने अभी लंच नहीं किया है, तो लंच पर चलें। काजल ने ओके कहा तो कमल उसे अच्छे से होटल में खाना खिलाने ले गया। वहां काजल मेनू देखने में व्यस्त थी जबकि कमल खाना ऑर्डर कर चुका था।
वो बोला, क्या हुआ, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया? काजल, जो कि मेनू देखने में टाइम पास कर रही थी, कहने लगी, नहीं ठीक है, सोच रही हूं कि क्या ऑर्डर करूं। कमल बोला, लाओ मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूं। ये कहकर उसने खुद ही काजल के लिए खाना पसंद करके ऑर्डर दे दिया। अब दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। कमल काजल को देखे जा रहा था जबकि काजल उससे नजर चुरा रही थी। कमल ने पूछा, और कैसा चल रहा है काम? काजल ने संक्षिप्त में जवाब दिया, ठीक ही चल रहा है। कमल ने पूछा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कोर्ट जाना है, तो कैसे मैनेज किया फिर? काजल कहने लगी, हाँ वो मेरी जगह मेरा एक कुलीग चला गया, उसने ही कहा कि मैं तुमसे मिलने जाऊं। कमल कहने लगा, तो क्या तुम्हारा मन नहीं था मुझसे मिलने का? काजल नजरें चुराते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। कमल बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा कोई बात नहीं, और बताओ तुम्हें क्या पसंद है, आगे क्या करना चाहती हो? काजल कहने लगी, शादी के बाद मैं पुलिस की नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। कमल खुश होकर बोला, दैट्स ग्रेट, अच्छा है जो तुम ऐसा सोचती हो, वैसे भी घर और जॉब संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। काजल गंभीर होकर बोली, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। कमल खिसियाकर बोला, हाँ कहो। काजल कहने लगी, मैं शादी के बाद टीचिंग करना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि बच्चों को बचपन से अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो बड़े होकर जुर्म से दूर रहते हैं, इसीलिए मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। कमल बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो कर सकती हो। काजल कहने लगी, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन या कोई डिमांड? कमल कहने लगा, नहीं ऐसी कोई खास एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बस यही चाहता हूं कि दुख सुख में हम एक दूसरे का साथ दें। तुम मेरे फैमिली मेंबर्स की इज्जत करो, मैं भी करता अगर तुम्हारे पेरेंट्स होते तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम मिलकर अपनी फैमिली बनाएंगे। वो और भी कुछ कहता लेकिन तभी वेटर खाना लेकर आ गया। अब काजल और कमल अपनी अपनी प्लेट्स में खाना सर्व करके लंच करने लगे। कमल खाते हुए बोला, यू नो वॉट, मुझे हमेशा से ऐसी लड़की चाहिए थी जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो, लेकिन अब सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत भी जानती होगी तो चलेगा, अब जरूरी तो नहीं कि हर लड़की मास्टर शेफ हो। काजल खाना खाते खाते रुक गई और बोली, मुझे लंच करते टाइम बात करना पसंद नहीं है। ये कहकर वो फिर से खाना खाने लगी। काजल की बात सुनकर कमल चुप हो गया और शांति से लंच करने लगा। लंच के बाद वो दोनों एक मॉल में घूमने चले गए। वहां दोनों कुछ देर तक घूमते रहे। कमल ने काजल के लिए ब्रांडेड हैंडबैग और कुछ सामान लेकर उसे गिफ्ट किया। काजल ने मना किया तो कमल बोला, रख लो, वैसे भी अब शादी में टाइम ही कितना है, जल्द ही हम एक हो जाएंगे, फिर क्या तुम्हारा क्या मेरा, हम दोनों एक फैमिली होंगे। कमल की बात सुनकर काजल ने वो सामान रख लिया। फिर कमल के लौटने का समय हो गया तो काजल उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक गई। एयरपोर्ट पर जाते वक्त कमल बोला, जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक जी लो अपनी जिंदगी। काजल बेमन से मुस्कुराकर बोली, अपनी बात करो, मैं शादी के बाद भी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। कमल भौहें उचकाते हुए बोला, बिल्कुल पुलिसिया तेवर है मैडम के, खैर तुम्हारी इसी अदा पर तो हम फिदा है। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया तो कमल उसे गले लगाने उसके करीब आने लगा, लेकिन काजल ने झट से फोन निकाला और कॉल करने का नाटक करने लगी। उसे फोन पर बात करते देख कमल रुक गया और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ। काजल ने उसे मुस्कुराकर बाय कहा तो वो भी बाय कहते हुए एयरपोर्ट की ओर बढ़ गया। वीर कोर्ट से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने साथियों से बोला, सो हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला है कि भीमा को अगले हफ्ते कोर्ट में पेश करना है, तो अब देर किस बात की, उसकी तलाश जारी कर दो। एक हवलदार पूछने लगा, क्यों वो आज कोर्ट नहीं आया क्या? वीर बोला, नहीं आया तभी तो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, तो जल्द से जल्द उसकी तलाश करो और उसे अरेस्ट करो, अगले हफ्ते उसे कोर्ट में सरेंडर करना है, उससे पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। एक हवलदार बोला, ये सही हुआ, अब हम उसे अरेस्ट करेंगे और थाने में उसकी चर्बी निकालेंगे। वीर बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई है, बस अब वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, जाओ और उसे ढूंढो। हवलदार ने जी सर कहा और चला गया। फिर वीर सोच में डूब गया कि आखिर ये भीमा कोर्ट आया क्यों नहीं, उसे भी तो पता होगा कि कोर्ट ना आने का अंजाम क्या हो सकता है, फिर भी वो गायब है, कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं, क्या पता वो कुछ प्लान कर रहा हो। शाम को वीर घर जा रहा था तो रास्ते में उसे काजल का कॉल आने लगा। वीर ड्राइविंग करते हुए स्पीकर पर उससे बात करने लगा। वो बोला, हाँ काजल बोलो।
काजल कहने लगी, तुम कोर्ट गए थे आज, क्या हुआ वहां? वीर कहने लगा, हाँ, वो जज ने विक्टिम्स का बयान लिया और अगले हफ्ते भीमा को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। वो आज कोर्ट नहीं आया था ना, इसलिए। काजल चौंक कर बोली, कोर्ट नहीं आया? लेकिन क्यों? कोर्ट नहीं आया तो कहाँ गया? वीर बोला, भगवान जाने, मैंने शर्मा जी को उसके घर भेजा था, लेकिन उसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो 2 दिन से कहाँ है। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। शायद इस गलतफहमी में है कि छुपने से वो जेल जाने से बच जाएगा। काजल कहने लगी, ऐसा नहीं है। वो कोई बेवकूफ नहीं है जिसे कोर्ट के कायदे कानून नहीं पता। वो अगर गायब है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वीर बोला, जानता हूं। इसीलिए मैंने उसके घर के बाहर सादी वर्दी में 2 ऑफिसर लगा रखे हैं। वो जैसे ही घर आएगा तो पकड़ा जाएगा। काजल परेशान सी बोली, मुझे नहीं लगता कि वो घर आएगा। वो गायब है मतलब ये हमारे लिए चिंता की बात है। वीर उसे समझाते हुए बोला, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, कल मैं खुद जाकर उसके घर वालों से पूछताछ कर लूंगा। तुम अपनी शादी पर ध्यान दो। काजल हम कहने लगी तो वीर ने झिझकते हुए पूछा, अच्छा तुम अपने मंगेतर से मिलने गई थी ना? कैसा रहा सब? काजल बुझे स्वर में बोली, ठीक रहा। वीर ने पूछा, तुम्हें पसंद आया वो? काजल सांस छोड़ते हुए बोली, ना भी आए तो क्या कर सकते हैं? कौन सा तुम शादी करने वाले हो? वीर उसकी बात सुनकर सकपका गया और बोला, फालतू मजाक मत किया करो। वैसे शादी कब तक करने वाले हो? काजल कहने लगी, 3 महीने बाद। क्यों, तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरी शादी की? वीर हंसते हुए बोला, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। तुम सपनों की दुनिया से बाहर निकल पाओगी ना। काजल उसे इग्नोर करते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, कल बात करती हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। वीर भी फिर मुस्कुराते हुए घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला है और सिम्मी रसोई में खाना बना रही है। वो दबे पांव अंदर गया और पीछे से सिम्मी का मुंह दबाने लगा। सिम्मी अचानक हुई इस घटना से चौंक गई और चीखने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये हाथ तो वीर का है, तो उसने जोर से वीर के हाथ में काट दिया। वीर ने कराहते हुए सिम्मी को छोड़ दिया तो सिम्मी बोली, और करोगे नाटक? किसने कहा था मेरा मुंह दबाने के लिए? वीर कराहते हुए अपना हाथ हिलाने लगा और बोला, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। सिम्मी बेलन हाथ में लेते हुए बोली, अब सिखाओ सबक। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही तुम्हें सबक सिखा दूं। वीर बोला, अरे बाबा, तुमसे कितनी बार कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो, लेकिन जब भी देखता हूं तो दरवाजा खुला ही रहता है। कभी चोर उचक के घुस गए तो जो अभी मैंने मजाक में किया था ना, वो हकीकत में हो जाएगा। सिम्मी मुंह बिचकाते हुए बोली, हाँ हाँ समझ गई, कल से याद रखूंगी। अब जाओ जाकर कपड़े बदलो। वीर ने मुंह बनाते हुए ओके कहा और रसोई से जाने लगा। सिम्मी भी फिर से रोटियां बेलने में व्यस्त हो गई। तभी वीर को शरारत सूझी और वो फिर से सिम्मी के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा? सिम्मी बोली, क्या कर रहे हो, मेरी रोटी जल रही है। छोड़ो मुझे। वीर ने गैस बंद कर दी और सिम्मी को बाहों में लेकर उसके करीब जाने लगा। सिम्मी ने भी मदहोश होकर आंखें बंद कर ली। वीर उसके होंठों के करीब बढ़ने लगा कि तभी अचानक से कांच टूटने की आवाज आई। आवाज सुनते ही वीर और सिम्मी चौंक कर अलग हो गए। सिम्मी वीर के सीने से लगी हुई बोली, ये क्या था वीर? वीर बाहर नजर मारते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। ये कहकर वो दबे पांव हॉल में गया और चारों ओर मुआयना करने लगा। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने देखा कि किसी ने पत्थर फेंककर कांच तोड़ा हुआ था। उसने वो पत्थर उठाया और उसमें लिपटे हुए कागज को देखने लगा। उस कागज में लिखा हुआ था, जिंदा रहना चाहता है तो केस से पीछे हट जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी सिम्मी किचन में से पूछने लगी, क्या हुआ, क्या था वहां? वीर ने वो चिट्ठी दबाकर अपनी जेब में रख ली और बोला, कुछ नहीं है, शायद बच्चों ने गलती से पत्थर फेंक दिया है। सिम्मी रसोई से बाहर आए और बोली, बच्चों ने फेंका है? लेकिन क्यों? वीर बोला, अरे वहां सड़क पर एक संतरे का पेड़ है ना, बच्चे उस पर पत्थर मारते रहते हैं, शायद कोई पत्थर गलती से यहां लग गया होगा। सिम्मी सोचते हुए बोली, हाँ शायद यही हुआ होगा। इन बच्चों को ना रात में भी चैन नहीं है। इस टाइम कौन संतरे तोड़ता है, रुको मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो सही, कहाँ भागे जा रही हो? छोड़ो उन बच्चों को, जाकर खाना बनाओ पहले, मुझे जोर की भूख लगी है।
सिम्मी रुकते हुए बोली, तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रही हूं, वरना अभी बताती इन्हें। ये कहकर सिम्मी बेलन थामे बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई और वीर अपने कमरे में जाकर वो चिट्ठी देखने लगा। वो सोचने लगा कि हो ना हो ये भीमा का ही काम है। वो नहीं चाहता कि मैं उससे सजा दिलवाऊं, इसलिए वो मुझे केस छोड़ने के लिए कह रहा होगा। कहीं उसने मुझसे बदला लेने के लिए सिम्मी पर वार किया तो नहीं। मुझे इसके लिए अधिराज सर से बात करनी होगी। जब तक भीमा पकड़ा नहीं जाता, सिम्मी की जान को खतरा है। मुझे उसे कुछ दिन उसके घर भेजना होगा। यह सोचकर वीर ने वो चिट्ठी अपनी फाइल्स में छुपा दी और फ्रेश होने चला गया। वीर के घर पर किसी ने पत्थर फेंका था तो वीर को सिम्मी की चिंता होने लगी। वो अगले दिन सिम्मी को कॉलेज छोड़ने गया और बोला, सुनो, आज कॉलेज के बाद प्रिया के घर चली जाना। सिम्मी पूछने लगी, क्यों? वहां क्या काम है? वीर बोला, प्रिया की मम्मी से मिलाना। फिर शाम को जब मैं आऊंगा तो तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा। सिम्मी कहने लगी, अरे यार, इतनी देर तक मैं वहां क्या करूंगी? कॉलेज 3 बजे खत्म हो जाता है और तुम 7-8 बजे आते हो। 4-5 घंटे में वहां बोर हो जाऊंगी। फिर घर पर भी तो काम होते हैं, डिनर बनाना होता है। वीर बोला, अरे डिनर मैं बना दूंगा आज, तुम प्रिया के साथ चली जाना। सिम्मी उसे सरसरी नजर से देखते हुए बोली, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो तुम? वीर हंसते हुए बोला, हाँ, तुम्हें भेजकर घर पर डांसर बुला रहा हूँ। कुछ भी सोचती रहती हो? बोल रहा हूं ना, आज प्रिया के घर चली जाओ। सिम्मी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन डिनर आज तुम ही बनाओगे? वीर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, हाँ हाँ बना दूंगा, अब तुम जाओ। सिम्मी ने हम कहा और उसे बाय करते हुए कॉलेज में चली गई। सिम्मी को ड्रॉप करने के बाद वीर सीधा अधिराज जी के घर चला गया। उसने पहले ही अधिराज जी को मैसेज कर दिया था कि वो आज घर आने वाला है, इसलिए थोड़ा वेट कर ले। अधिराज जी घर पर वीर का वेट कर रहे थे। जब वीर आया तो उनके पैर छूकर बोला, कैसे हो? अधिराज जी बोले, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे अचानक आने की वजह? सब ठीक तो है ना? सुवर्णा जी भी वहीं खड़ी थी तो वीर बात करने में हिचकिचा रहा था। अधिराज जी ये समझ गए और सुवर्णा जी से बोले, जाओ हमारे लिए कॉफी बना लाओ। सुवर्णा जी किचन में चली गई तो अधिराज जी बोले, अब बताओ क्या बात है? वीर ने अधिराज जी को चिट्ठी दिखाए और भीमा के बारे में बताया। वो बोला, कल शाम को किसी ने हमारे घर पर पत्थर फेंका था, ये चिट्ठी मुझे उसी में मिली थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो पत्थर भीमा ने फेंकवाया होगा। अधिराज जी वो चिट्ठी पढ़ते हुए गुस्से में बोले, उस भीमा की इतनी हिम्मत कि एक पुलिस ऑफिसर के घर पर पत्थर फेंकेगा? तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर मिला है ना तुम्हें? वीर बोला, सर हम उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तो कोई अता पता नहीं है। मुझे डर है कि वो मेरी गैर मौजूदगी में सिम्मी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जब उसके गुंडे थाने में हमला कर सकते हैं तो मेरे घर पर हमला करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अधिराज जी पूछने लगे, तो क्या चाहते हो तुम? वीर कहने लगा, सर मैं सोच रहा हूं कि जब तक भीमा पकड़ा नहीं जाता तब तक के लिए आप सिम्मी को यहीं रख ले। अधिराज जी सोचते हुए बोले, आइडिया अच्छा है, लेकिन सिम्मी मानेगी? वो तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। या तो तुम भी यहीं चले आओ, दोनों जन यहीं रहो। वीर उलझा हुआ सा बोला, लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? तभी सुवर्णा जी कॉफी लेकर आ गई और बोली, जैसे एक बेटा माँ बाप के साथ रहता है। रही बात सिम्मी की, उसकी चिंता मत करो, उसे रोकने का काम मेरा है। लेकिन जिस तरह सिम्मी को खतरा है उसी तरह तुम्हें भी खतरा है। तुम अकेले क्या क्या करोगे? ड्यूटी, घर, ये सब एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम दोनों ही यहाँ रहो। यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है, इसलिए तुम दोनों यहाँ सेफ रहोगे। अधिराज जी सुवर्णा जी की बात सुनकर बोले, सुवर्णा जी ठीक कह रही है। भीमा की गिरफ्तारी तक तुम्हें भी यहीं रुकना चाहिए। वीर वहां रहना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि सिम्मी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो मजबूरी में रुकने के लिए राजी हो गया। वो बोला, ठीक है, आप कहते हो तो मैं भी यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन आप सिम्मी को कुछ मत बताना, वो खामख्वाह परेशान हो जाएगी। सुवर्णा जी बोली, चिंता मत करो, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। वो सभी बात कर रहे थे कि तभी नील का कॉल आने लगा। अधिराज जी बोले, लो नील का भी फोन आ गया। ये कहते हुए वो नील से बात करने लगे। नील बोला, हेलो सर, नमस्ते। अधिराज जी बोले, नमस्ते नमस्ते, और कैसे हो? राधा बिटिया कैसी है? नील बोला, हम दोनों ही ठीक ठाक है।
दरअसल मैंने आपको ये कहने के लिए फोन किया था कि कल हमारे नए घर में पूजा है। आपको और सुवर्णा आंटी को पूजा में जरूर आना है। अधिराज जी बोले, भाई जरूर आएंगे। तुम बुला रहे हो तो क्यों नहीं आएंगे। वैसे तुमने वीर और सिम्मी को भी फोन कर लिया। ये कहते हुए अधिराज जी वीर की ओर देखने लगे। नील बोला, नहीं सर, अभी नहीं किया। आप बड़े हैं तो सोचा पहले आपको ही फोन कर लूं। वीर को भी करता हूं। अधिराज जी बोले, ठीक है, तुम उसे भी कॉल कर लेना। नील ने जी सर कहकर फोन रख दिया। वीर बोला, अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। ड्यूटी का टाइम हो रहा है। अधिराज जी उठते हुए बोले, ओके चलो फिर। हम सिम्मी को कॉल करेंगे। जब वो तुमसे चलने के लिए कहे तो आ जाना, ओके। वीर ने जी सर कहा और थाने के लिए निकल गया। अधिराज जी के घर से निकलकर वीर थाने गया। रास्ते में उसने देखा कि काजल की कई मिस कॉल आई हुई थी। वो सोचने लगा कि काजल उसे क्यों कॉल कर रही होगी। उसने काजल को कॉल बैक किया लेकिन उसने उठाया नहीं। वीर को चिंता होने लगी तो वो तेजी से थाने की ओर गया। वहां जाकर वो यहाँ वहां देखने लगा लेकिन उसे काजल नहीं दिखी। तभी उसने एक हवलदार को अपने केबिन में बुलाया और बोला, काजल कहाँ है, बुलाओ उसे। हवलदार बोला, सर मैडम तो घटनास्थल पर गई है। वीर ने पूछा, कौन से घटनास्थल। हवलदार बोला, आपको नहीं पता क्या, वो जो जमीन विवाद के विक्टिम थे ना, कल रात उनमें से एक की फैमिली की हत्या कर दी गई है। आज सुबह पड़ोसियों ने हमें फोन करके बताया। वीर चौंक कर बोला, कहीं तुम भीमा के बारे में तो बात नहीं कर रहे। उसने जिनकी जमीन हड़पी थी उन्हीं का मर्डर हुआ है क्या। हवलदार बोला, जी सर, उन दो में से एक विक्टिम की पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई है। मैडम को पता चला तो वो आपको फोन कर रही थी, लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। वीर तुरंत उठते हुए बोला, मर्डर किस जगह हुए है, मुझे लोकेशन भेजो। हवलदार ने जी सर कहा और वीर को मैसेज में लोकेशन भेजने लगा। वीर बोला, काजल का फोन आए तो उसे कहना कि मुझे कॉल करे। हवलदार ने हामी भरी तो वीर फटाफट फोन में लोकेशन डालकर घटनास्थल पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई पुलिस वालों को देखकर पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगा रहा था। वीर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा तो एक आदमी वीर का कॉलर पकड़कर बोला, आपने कहा था कि हम केस करेंगे तो आप भीमा को सजा दिलवाएंगे, लेकिन सजा किसे मिली आप खुद अपनी आंखों से देख लो। वो वीर के साथ बदसलूकी कर रहा था तो एक हवलदार ने उस आदमी को साइड हटाया और वीर से अंदर चलने के लिए कहने लगा। अंदर काजल फोरेंसिक की टीम के साथ काम कर रही थी। वीर ने अंदर जाकर देखा तो वहां का दृश्य बड़ा भी भयावह था। चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था। एक कमरे में औरत की लाश पड़ी थी, एक कमरे में दो बच्चों के शव थे। एक जगह एक बूढ़ी औरत को मारकर फेंका हुआ था। किसी का गला काटा गया था, किसी के पेट में घाव थे। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर वीर ने गुस्से में मुठ्ठियां भींच ली। वीर घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका मन कर रहा था कि अगर इस वक्त भीमा उसके सामने होता तो वो अपनी पूरी पिस्टल उसके सीने में उतार देता। वो मुठ्ठियां भींचे उन सभी लाशों को देख रहा था कि तभी काजल की नजर वीर पर पड़ी। वो समझ गई कि वीर को कैसा महसूस हो रहा होगा। वो फोरेंसिक वालों से सैंपल लेने के लिए कहकर वीर के पास आए और बोली, वीर तुम कब आए। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो काजल धीमे स्वर में बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब किसने किया होगा। वीर गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, भीमा ने किया है ये सब। काजल उसकी ओर देखते हुए बोली, इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। हो सकता है कि इनकी किसी से आपसी दुश्मनी हो। वीर क्रोधित नजरों से काजल की ओर देखकर बोला, उस भीमा ने कल मेरे घर पर भी पत्थर फिंकवाए थे। अब भी तुम्हें लगता है कि ये उसका काम नहीं है। वो नहीं चाहता कि मैं उसका केस लूं। मुझे केस छोड़ने पर मजबूर कर रहा है वो। तुम्हें क्या लगता है, जब वो एक पुलिस ऑफिसर को डराने की कोशिश कर सकता है, तो इन लोगों को मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। वीर की बात पर काजल चुप हो गई तो वीर बोला, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही इन लोगों से केस करने के लिए कहा था और मैं ही इन्हें नहीं बचा पाया। मुझे सतर्क रहना चाहिए था। अब से कोई भी पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करेगा। ये कहते हुए उसकी आवाज में नमी आ गई। काजल उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हम भीमा की तलाश तेज करेंगे। वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। वीर गुस्से में बोला, अब उसे पकड़ना नहीं है, सीधा देखते ही गोली मार देनी है। काजल चौंक कर बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम। वीर बोला, हाँ, थाने में खबर कर दो कि मैंने भीमा पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है।
जहां मिले वहीं गोली मार दो। काजल उसे शांत करते हुए बोली, रिलैक्स करो वीर, हमें जोश में होश नहीं खोना है। भीमा को सजा कानून देगा। शूट एट साइड का ऑर्डर तुम नहीं दे सकते, ये तुम भी जानते हो। इसलिए खुद पर काबू रखो। हम जल्द ही भीमा को पकड़ लेंगे। वीर बोला, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं। ये कहकर वो दंदनाते हुए उस घर से निकल गया। उसके जाने के बाद काजल ने तुरंत अधिराज जी को कॉल किया। अधिराज जी उस वक्त ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। काजल का कॉल देखकर अधिराज जी ने फोन उठाया और बोले, हाँ काजल बोलो। काजल बोली, सर गजब हो गया। अधिराज जी ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? काजल कहने लगी, सर भीमा पर केस करने वाली एक फैमिली का मर्डर हो गया है। कल रात पूरे परिवार का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया। बस बेटा जिंदा बचा है, बाकी सबका खून हो गया। अधिराज जी चौंक कर बोले, व्हाट? इतना बड़ा कांड हो गया? कुछ पता चला किसने किया होगा? काजल कहने लगी, सर मुझे शक है कि भीमा ने ही ये सब करवाया होगा। वीर तो दावे के साथ कह रहा है कि भीमा का ही काम है। कल उसके घर पर किसी ने पत्थर भी फेंका था। अधिराज जी बोले, हाँ वीर ने मुझे आज सुबह ही बताया। काजल कहने लगी, अब वो गुस्से में भीमा को ढूंढने गया है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। भीमा खतरनाक है, वो वीर को नुकसान पहुंचा सकता है। आप उसे रोकिए सर, वो हमारी नहीं सुन रहा। अधिराज जी कहने लगे, ठीक है मैं उससे बात करता हूं। ये कहकर अधिराज जी ने फोन काटा और वीर को कॉल करने लगे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वीर गुस्से में सीधा भीमा के घर गया और दंदनाते हुए उसके घर में घुस गया। वहां उसके कुछ गुंडे बैठे हुए थे जो वीर को देखकर भौंचक्के रह गए। वो वीर को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे तो वीर ने बंदूक निकाल ली और निशाना साधते हुए बोला, खबरदार जो कोई मेरे रास्ते में आया, जान से मार दूंगा। वीर पर जुनून सवार था तो वो सब डर कर पीछे हट गए। वीर ने पूछा, भीमा कहाँ है? एक आदमी बोला, हमें नहीं पता साहब, 3 दिन से वो घर नहीं आए हैं। तभी अंदर से एक औरत आई और वीर को देखकर बोली, अरे अरे, कौन है तू, और ये दादागिरी क्या दिखा रहा है? वीर गुस्से में उससे पूछने लगा, कहाँ छुपा रखा है अपने बेटे को? वो औरत बोली, वो क्या कोई छोटा बच्चा है जो मैं उसे छुपाऊंगी? 3 दिन से घर नहीं आया मेरा बेटा। तुम बताओ तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? वीर अंगार उगलती हुई आंखों से उस औरत को देखने लगा और बोला, तुम्हारे बेटे ने 4 लोगों का खून किया है और अभी तक वो मेरी पहुंच से दूर है। अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। ये कहकर वीर गुस्से में भीमा के घर से निकल गया। भीमा की मां डर और हैरानी से वीर को जाते हुए देखती रही और वहां मौजूद लोगों से बोली, अरे किसी को पता है क्या, कहाँ है मेरा भीमा? उससे कहो कि कोर्ट में सरेंडर कर दे, वरना ये पुलिस वाला उसे जान से मार देगा। कोई बचाओ मेरे बेटे को। वो सभी गुंडे मना करने लगे कि किसी को भीमा के बारे में नहीं पता तो भीमा की मां वहीं बैठी माथा पीटने लगी। वहीं वीर गुस्से में थाने गया और वहां जाकर उसने थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को अपने केबिन में बुलाया। वो बोला, हमें भीमा को हर हाल में पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। बाकी केस बाद में देखना, पहले उसे पकड़ो। मैं एक टीम बना रहा हूं जिसमें तुम सबको रख रहा हूं। तुम सब मिलकर काम करोगे। सब हामी भरने लगे तो वीर ने एक पुलिसकर्मी से कहा, तुम कल मेरे घर और विक्टिम के आस पड़ोस की सीसीटीवी फुटेज निकालो। फिर दूसरे से बोला, तुम भीमा और उसके सभी फैमिली मेंबर्स के फोन टैप करो। तीसरे से कहा, भीमा के जितने भी साथी हैं सबको अरेस्ट करो और तगड़ी कुटाई करो। उन्हें जरूर पता होगा कि भीमा कहाँ है। चौथे से कहा, तुम तिहाड़ जेल जाकर भीमा के साथियों से बात करो, उनसे इस केस को लेकर इंफॉर्मेशन निकलवाओ। एक को काजल के साथ मिलकर फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह के काम में लगा दिया और बोला, अब से जब तक भीमा का पता नहीं चल जाता कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा। समझ गए? सबने एक साथ जी सर कहा तो वीर बोला, तो काम पर लग जाओ सब। मूव। वीर के आदेश देते ही सब दौड़ते हुए गए और अपने अपने कामों में लग गए। तभी अधिराज जी भी वहां पहुंच गए और वीर को समझाने लगे। वीर भीमा को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर रहा था कि तभी अधिराज जी थाने में आ गए। वो वीर को देखकर बोले, ये सब क्या चल रहा है वीर? मुझे काजल का कॉल आया था, वो बता रही थी कि तुम गुस्से में भीमा को ढूंढने निकले हो। वीर रूखे स्वर में बोला, मैं जब तक भीमा को पकड़ नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अधिराज जी बोले, हाँ तो पकड़ो उसे, कौन मना कर रहा है? लेकिन दिमाग को शांत रखो, गुस्से में काम बनता नहीं है, उल्टा बिगड़ता ही है। वीर बोला, इस टाइम मुझे कुछ नहीं सूझ रहा।
मैं बस भीमा को जान से मारना चाहता हूँ। उसने 2 छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वीर के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। अधिराज जी बोले, अच्छा, और अगर इन सब में तुम्हें कुछ हो गया तो मत भूलो कि भीमा खतरनाक आदमी है। वीर बोला, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैं बस कैसे भी उसे ढूंढना चाहता हूँ ताकि उसे अपने हाथों से सजा दे सकूं। वीर को गुस्से में देखकर अधिराज जी शांत होकर बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम सिर्फ एक अच्छे पुलिस अफसर हो, अच्छे इंसान नहीं। मैंने सिम्मी का हाथ तुम्हारे हाथ में इसलिए दिया था ताकि तुम जिंदगी भर उसका साथ निभाओ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है। जो अपनी परवाह ना करे वो दूसरों की क्या परवाह करेगा। जाओ, तुम जाकर भीमा को मारो। सिम्मी की फिक्र मत करना, मैं अभी जिंदा हूं, संभाल लूंगा अपनी बेटी को। अधिराज जी ने नाराजगी और गुस्से मिश्रित स्वर में कहा। वीर अधिराज जी की ओर देखते हुए, लेकिन सर, कहने लगा तो अधिराज जी गुस्से में बोले, तुम्हें क्या लगता है हमें विक्टिम्स की फिक्र नहीं है? हमें गुस्सा नहीं आता। पुलिस वाले के अलावा हम सब इंसान ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में गलत कदम उठाएं। हमें ड्यूटी और फैमिली दोनों को बैलेंस करना होता है। एक के लिए दूसरे को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी से इतना ही प्यार था तो सिम्मी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक पुलिस वाला होने के नाते मुझे तुम पर फक्र है, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे तुम्हारी फिक्र है। समझे तुम? वीर अब शांत होकर बोला, आई एम सॉरी सर, मैं जज्बाती हो गया था। अधिराज जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, इट्स ओके, शांत हो जाओ। अब बताओ, तुमने भीमा को पकड़ने के लिए क्या प्लान बनाया है? वीर शांत होकर बोला, मैंने अपने और विक्टिम के पड़ोस के कुछ सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के लिए कहा है, साथ ही भीमा के घर के सभी फोन टैप पर रख दिए हैं और उसके साथियों से पूछताछ के लिए कहा है। अधिराज जी बोले, गुड, इन सब से भीमा के बारे में कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। तब तक वकील से कहो कि केस फाइल रेडी करे और भीमा को प्राइम सस्पेक्ट बनाकर कोर्ट में सुनवाई शुरू करे। तब तक फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ ही जाएगी। वीर ने जी सर कहा तो अधिराज जी बोले, तुम अपने घर के आसपास भी सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लो, काम आएगा। वीर ने जी सर कहा तो अधिराज जी बोले, चलो फिर मैं चलता हूं, तुम शांत होकर काम करो, ओके। वीर ने फिर से जी सर कहा तो अधिराज जी उसके कंधे थपथपाते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वीर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे उन लोगों की मौत का बहुत अफसोस हो रहा था। उसे दूसरी फैमिली की भी फिक्र हो रही थी, तो उसने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस वालों को उनके घर के बाहर तैनात कर दिया। केस से जुड़े काम करते करते उसे 7 बज गए। वो अब भी व्यस्त था कि तभी सिम्मी का कॉल आने लगा। वीर ने फोन उठाया और बोला, बोलो। सिम्मी कहने लगी, कब लेने आओगे वीर? मैं बोर हो रही हूँ, अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। तभी वीर को ख्याल आया कि उसने सिम्मी को प्रिया के घर रुकने के लिए कहा था और शाम को वही उसे पिक करने वाला था। लेकिन अब काम इतना फैला हुआ था कि वो काम छोड़कर नहीं जा सकता था। वो बोला, सिम्मी, दरअसल मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम कुछ देर और रुक जाओगी? सिम्मी परेशान सी बोली, कितनी देर? मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। प्रिया खाना बनाने को बोल रही थी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वीर परेशान सा बोला, मैं सच में आ जाता लेकिन यहाँ काम है, सब छोड़कर नहीं आ सकता। सिम्मी गुस्से में बोली, तुम नहीं आ रहे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वीर बोला, नहीं, तुम अकेले मत जाना। सिम्मी पूछने लगी, तो तुम आओ फिर लेने, मैं वेट कर रही हूँ। वीर उलझन में था कि तभी काजल ने उसके हाथ से फोन लिया और बोली, हाँ सिम्मी, टेंशन मत लो, वीर आ रहा है। सिम्मी खुश होते हुए बोली, थैंक्स काजल, प्लीज इन्हें जल्दी भेज दो, 4 घंटे से मैं इनका वेट कर रही हूँ। काजल बोली, डोंट वरी, वीर 10 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। ये कहकर उसने फोन रख दिया और वीर से कहने लगी, तुम जाओ, यहाँ का काम मैं देख लूंगी। वीर बोला, नहीं, मैं देख लूंगा, तुम घर जाओ। काजल बोली, मेरी ड्यूटी 10 बजे तक है, तुम जाओ घर। सिम्मी परेशान हो रही है, तुम नहीं गए तो वो अकेली चली जाएगी और हो सकता है कि भीमा उसके पीछे हो। जिन्हें मरना था वो मर गए, लेकिन जो जिंदा है पहले उन्हें बचाओ। काजल की बात सुनकर वीर एकटक उसका मुंह देखने लगा तो काजल बोली, जाओ, सिम्मी को घर लेकर जाओ। वीर ने अब बेमन से फाइल बंद की और प्रिया के घर के लिए निकल गया। रास्ते भर वीर को अधिराज जी की कही बातें याद आ रही थी। वो सोचने लगा कि मैं अपने गुस्से की आग में सिम्मी को कैसे भूल गया। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? वो बेचारी तो टूट ही जाएगी।
सर ने ठीक कहा था, मुझे जोश में होश नहीं खोना चाहिए। यही सोचते हुए वो प्रिया के घर पहुंचा तो सिम्मी उसे देखकर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर उस वक्त जो मुस्कान थी, उसे देखकर वीर को एहसास हुआ कि वो सिम्मी के लिए क्या है। सिम्मी वीर को देखकर बोली, आ गए आप? वीर मुस्कुराकर बोला, हाँ जल्दी जल्दी आया। तभी प्रिया कहने लगी, जीजू हम भी यहीं हैं, हमें भी देख लो जरा। वीर ने ध्यान किया कि प्रिया और उसकी माँ भी वहीं हॉल में मौजूद थे। सिम्मी के चक्कर में वो उन्हें देख ही नहीं पाया। वीर ने प्रिया की माँ को नमस्ते कहा और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। फिर कुछ देर बात करके वो सिम्मी को लेकर घर वापस आ गया। रास्ते भर सिम्मी ना जाने कितनी बातें करती रही, लेकिन वीर का ध्यान उसके चेहरे की ओर था। वो सोचने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिम्मी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे सिम्मी को दुख पहुंचे। इसलिए किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं होश से काम लूंगा, जोश से नहीं। मैं घर और काम में बैलेंस बनाकर चलूंगा। वीर सिम्मी को घर लेकर आया तो सिम्मी सीधा किचन की ओर गई। वो अपने बाल बांधते हुए बोली, जाओ तुम चेंज करो, मैं डिनर बना रही हूँ। वीर ने उसे बाहों में भर लिया और उसका क्लिप खोलकर बोला, बालों को खुले रहने दो, अच्छे लगते हैं। सिम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा, खाने में गिर गए तो? वीर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं गिरेंगे। सिम्मी कहने लगी, जाओ जाकर चेंज करो, भूख लगी होगी ना, मैं खाना बना देती हूँ। वीर बोला, नहीं आज खाना मैं बनाऊंगा। सिम्मी बोली, अच्छा, तो मैं चाय रख देती हूँ तब तक, अब जाओ भी, मुझे भूख लग रही है। वीर मजाक करते हुए बोला, मुझे भी। ये कहते हुए वो सिम्मी के करीब आने लगा तो सिम्मी उसे जबरदस्ती धकेलते हुए कमरे तक छोड़ आए और दरवाजा बंद करके बोली, चेंज करके ही बाहर आना, समझे? फिर मुस्कुराते हुए किचन में चाय बनाने लगी। कुछ देर में वीर फ्रेश होकर हॉल में आया तो सिम्मी बोली, ये लो तुम्हारी चाय। वीर ने थैंक यू कहते हुए चाय ली तो सिम्मी बोली, और बताओ काम कैसा चल रहा है? वीर बोला, ठीक ही चल रहा है। सिम्मी हम करते हुए बोली, अच्छा नील का फोन आया था, वो तुम्हें फोन कर रहे होंगे लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। कल उनके घर सत्यनारायण की पूजा है, हम दोनों को बुलाया है। वीर पूछने लगा, किस टाइम है? सिम्मी कहने लगी, वही 10 बजे करीब, फिर लंच भी वहीं है। वीर बोला, लेकिन मैं एक केस के चक्कर में बिजी हूँ, इतनी देर तक नहीं रुक सकता। पूजा में आज जाऊंगा फिर निकल जाऊंगा, तुम वहीं रुक जाना, शाम को तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा। सिम्मी हम करने लगी और फिर अचानक से बोली, अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तुम आजकल मुझे घर पर रुकने नहीं देते, कभी प्रिया के यहाँ रहने के लिए कहते हो, कभी राधा के घर। राधा का तो मुझे समझ आता है, लेकिन प्रिया के घर रुकने का क्या मतलब? वो भी 4-5 घंटे। सच बताओ क्या बात है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? वीर अफसोस भरे लहजे में बोला, मुझे लगा था कि तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन अब तुम पूछ ही रही हो तो सुनो। एक गैंग है जो घर में अकेली रहने वाली लेडीज पर अटैक कर रहा है। वो लोग पहले से कई घरों की रेकी करते हैं और देखते हैं कि कौन से घर में औरतें अकेली है, फिर सही मौका देखकर उन पर अटैक कर देते हैं। सिम्मी हैरानी से अच्छा कहते हुए पूछने लगी, किस लिए अटैक करते हैं वो, क्या चाहिए उन्हें? वीर बोला, और क्या चाहिए, वही गहने जेवर के लिए अटैक करते हैं, कई केस हो गए शहर में। सिम्मी अच्छा कहते हुए बोली, हाँ आज प्रिया के घर में भी एक न्यूज आ रही थी, एक घर में 2 औरतों और बच्चों का मर्डर हुआ है, जरूर वो उसी गैंग का काम होगा। वीर उसे बेवकूफ बनाकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था तो सिम्मी पूछने लगी, लेकिन मैं कब तक ऐसे यहाँ वहां भटकती रहूंगी? तुम पकड़ते क्यों नहीं उन्हें? जब एक पुलिस वाले की बीवी को खतरा है तो बाकी औरतों का क्या होगा? प्रिया की मॉम भी तो दिन में अकेली रहती है। वीर उसे बहलाते हुए बोला, फिक्र मत करो, 1-2 दिन की बात है, जल्द ही वो गैंग हमारी गिरफ्त में होगा। यूं ही बात करते हुए दोनों ने साथ में चाय पी और फिर वीर डिनर बनाने लगा। वो पुलाव बना रहा था जबकि सिम्मी वहीं बैठी उसे काम करते देख रही थी। वो बीच बीच में वीर को बाहों में भर लेती और उसके साथ छेड़खानी करती, जबकि वीर पूरी तल्लीनता से खाना बनाने में लगा हुआ था। डिनर तैयार होने के बाद वीर ने उसे एक प्लेट में पुलाव डालकर दिया और बोला, टेस्ट करके बताओ कैसा है। सिम्मी ने एक चम्मच पुलाव खाया तो उसकी जीभ जल गई। वो पानी पानी चिल्लाने लगी तो वीर ने फटाफट उसे पानी पिलाया। वो बोला, फूंक कर खाना था ना, गर्म है। सिम्मी ने अब फूंक फूंक कर खाना खाया और बोली, मस्त बनाया है, लो तुम भी खाकर देखो। ये कहकर उसने वीर को भी एक चम्मच पुलाव खिलाया। फिर दोनों पति पत्नी साथ में डिनर करने लगे।
रात में भी दोनों एक दूसरे को बाहों में भर के सोए हुए थे। सिम्मी को जल्दी नींद आ गई, लेकिन वीर देर तक जगा हुआ था। वो सिम्मी के बाल सहला रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। अगली सुबह वो और सिम्मी जल्दी जल्दी पूजा में जाने के लिए तैयार होने लगे। सिम्मी साड़ी पहनकर रेडी हो रही थी, जबकि वीर अपनी वर्दी पहने तैयार हो रहा था। तभी आशा जी का फोन आ गया। पहले वीर ने कुछ देर उनसे बात की और हालचाल पूछा। उसके बाद सिम्मी उनसे बात करने लगी। सिम्मी बोली, प्रणाम मां जी। आशा जी बोली, सदा सुहागन रहो बहू। आज राधा के घर जा रहे हो? सिम्मी बोली, हाँ मां जी, आज राधा के नए घर की पूजा है, तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। आशा जी बोली, खाली हाथ मत जाना, कुछ तोहफा लेकर ही जाना। सिम्मी, जो कि आईने में देखकर ब्लाउज ठीक कर रही थी, वीर से इशारे में बोली, जरा डोरी बांध देना। वीर उसकी डोरी बांधने लगा तो सिम्मी आशा जी से बोली, माँ इस टाइम तोहफा लेने कहाँ जाए, अब वैसे ही हमें देर हो रही है। वीर भी कहने लगा, माँ तोहफे हम पहले ही दे चुके हैं राधा को, अब अचानक से तोहफा लेने कहाँ जाएं। आशा जी बोली, कुछ भी दे देना, लेकिन खाली हाथ मत जाना। सिम्मी बोली, ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। ये कहकर उसने वीर को फोन दे दिया और फटाफट अपनी अलमारी खोलने लगी। तभी उसकी नजर अपने जेवरों पर पड़ी। वो सोचने लगी कि मेरे पास इतने जेवर है, इनमें से ही कुछ दे देती हूँ। ये सोचकर उसने एक ज्वेलरी बॉक्स बैग में डाला और वीर से बोली, चलो फटाफट चलो, देर हो रही है। वीर ने हामी भरी और फिर दोनों घर बंद करके जाने लगे। सिम्मी साड़ी पकड़े तेजी से जा रही थी तो वीर बोला, आहिस्ते चलो, गिर जाओगी। सिम्मी बोली, तुम ही देर करवा देते हो रोज, ये नहीं कि थोड़ा जल्दी उठ जाऊं। वीर बोला, पिछले 2 घंटे से तो तुम आईने के सामने खड़ी हो, बोल मुझे रही हो कि मैं देर करवा रहा हूं। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और सिम्मी उसके बगल में बैठ गई। फिर दोनों राधा के घर के लिए निकल गए। रास्ते में वीर मुस्कुराकर सिम्मी को देखे जा रहा था तो सिम्मी बोली, क्या क्या देख रहे हो? वीर बोला, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। सिम्मी कहने लगी, हाँ, तुम्हें खुश करने के लिए ही तो साड़ी पहनी है। वीर अविश्वास से बोला, सच में? सिम्मी हम करते हुए बोली, और क्या, तुम्हें पसंद है तभी पहनती हूँ, वरना साड़ी क्यों पहनूंगी। वीर बोला, अच्छा, तुमने राधा के लिए क्या गिफ्ट लिया? सिम्मी बोली, मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स रखा है, सोच रही हूँ यही दे दूं। वीर हैरान होकर बोला, तुम अपने गहने दे रही हो? सिम्मी सामान्य होकर हम करते हुए बोली, क्यों नहीं दे सकती क्या? वीर बोला, अरे यार, वो तुम्हारे पेरेंट्स ने दिए हैं। सिम्मी बोली, करेक्ट, वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए हैं, तो मैं उनका जो चाहे कर सकती हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद रखो और ड्राइविंग पर ध्यान दो। वीर ने मुंह बनाते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और कुछ देर में राधा के घर पहुंच गया। वहां पहले से अधिराज जी की गाड़ी मौजूद थी। वीर और सिम्मी अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर गए और वहां मौजूद लोगों से मिलने लगे। वहां अधिराज और सुवर्ण जी, नील के माता पिता और कुछ साथी पुलिसकर्मी आए हुए थे। वीर और सिम्मी ने बड़ों के पैर छुए और हमउम्रों से हालचाल पूछने लगे। सिम्मी वहां जाते ही सीधा राधा की मदद करने में व्यस्त हो गई। उन दोनों ने पूजा की सारी तैयारी करके रख दी। फिर पंडित जी आए तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा पाठ और होम किया। फिर सबने मिलकर भगवान की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लेने लगे। पूजा के बाद वीर राधा और नील से कहने लगा, मुझे ड्यूटी जाना है, इसलिए ज्यादा देर नहीं रुक सकता। राधा कहने लगी, लेकिन भैया खाना खाकर तो जाते। वीर बोला, फिर कभी, आज मुझे बहुत काम है, नहीं रुक सकता। लेकिन सिम्मी है ना, ये आज यहीं है, मैं शाम को वापस आऊंगा तो यहीं से सिम्मी को साथ ले जाऊंगा। राधा बोली, तो शाम को डिनर करके जाओगे? वीर बोला, ठीक है, डिनर कर लूंगा, अभी निकलता हूँ। फिर वो सिम्मी से बोला, शाम को आऊंगा, ओके, तब तक यहीं रहना। सिम्मी ने हामी भरी तो वीर उसके गाल छूकर ड्यूटी पर निकल गया। राधा के घर सत्यनारायण की पूजा थी तो नील ने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था। वीर को जल्दी थी तो वो पूजा होते ही निकल गया, जबकि अन्य लोग लंच तक रुके हुए थे। सिम्मी और राधा ने सबके लिए खाने की व्यवस्था की। वो दोनों मेहमानों के लिए पूरी सब्जी और हलवा बना रही थी। बीच बीच में नील भी आकर मदद कर रहा था। सुवर्णा जी ने राधा से मदद के लिए पूछा तो वो बोली, नहीं आप बैठो, हम दोनों बना लेंगे। सुवर्णा जी बोली, ठीक है, कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। हाँ। ये कहकर वो सिम्मी और राधा को काम करते छोड़कर बाहर आ गई। उन दोनों को साथ काम करते देखकर सुवर्णा जी को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर में सभी मेहमानों के लिए दरी बिछाई गई और सबको लाइन से भोजन परोसा गया।
अधेराज जी खाना चखते हुए बोले, सिम्मी बेटा सच बताना, खाना होटल से मंगवाया है ना? अधेराज जी की बात सुनकर सब राधा और सिम्मी की ओर देखने लगे तो नील बोला, नहीं सर, सारा खाना इन दोनों ने मिलकर बनाया है। हाँ, सलाद मैंने काटा है। ये कहते हुए वो खिसियाकर हंस दिया। अधेराज जी कहने लगे, अगर तुमने खाना बनाया है तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक होटल खोल लेना चाहिए। कितना टेस्टी खाना बनाते हो तुम दोनों। अपनी माँ को भी फेल कर दिया है तुमने। सिम्मी मजाक करते हुए बोली, ऐसा मत बोलो पापा, घर जाकर मम्मा आपकी अच्छे से खबर लेंगी फिर। यूं ही हंसी मजाक करते हुए सब लंच करने लगे और फिर धीरे धीरे सभी मेहमान लौटने लगे। वो नील और राधा को बधाई और तोहफे देकर जा रहे थे। सबके जाने के बाद अधिराज जी कहने लगे, मुझे भी जाना होगा। हेडक्वार्टर में आज जरूरी मीटिंग है तो मैं निकलता हूँ। सुवर्णा जी कहने लगी, ठीक है आप जाइए, मैं शाम को आ जाऊंगी। अधेराज जी ने ठीक है कहा और इशारे में राधा को तोहफा देने की बात कही, जिस पर सुवर्णा जी ने हामी भरी। फिर वो ड्यूटी पर निकल गए। अब घर पर सिर्फ नील, राधा, नील के माता पिता, सिम्मी और सुवर्णा जी ही रह गए थे। दिन में खाने के बाद राधा और सिम्मी घर संभालने लगी जबकि घर के बड़े बातों में व्यस्त थे। काम से फ्री होकर राधा और सिम्मी भी सबके साथ बैठकर समय बिताने लगी। सुवर्णा जी नील से बोली, नील बेटा, ये हमारी तरफ से नए घर की बधाई। ये कहते हुए उन्होंने नील को एक लिफाफा पकड़ा दिया। नील बोला, अरे आंटी इसकी क्या जरूरत थी, ये घर आपने दिया, बाइक भी आप ही दे रहे हो, फिर और तोहफों की क्या जरूरत है। अब तो मुझे आपसे तोहफे लेने में भी शर्म आने लगी है। वो मजाक करते हुए बोला। सुवर्णा जी कहने लगी, तुम सबके अलावा हमारा है ही कौन। दो बेटियां हैं सिम्मी और राधा, दो बेटे हो वीर और तुम। तुम्हें नहीं देंगे तो किसे देंगे। सिम्मी कहने लगी, मेरे भी कोई भाई बहन नहीं है सिवाय तुम लोगों के, तो ये तोहफा मेरी तरफ से। ये कहते हुए उसने जेवर का बॉक्स राधा को थमा दिया। राधा ने बॉक्स खोलकर देखा तो वो हैरानी से बोली, भाभी ये क्या है, मतलब आप ये मुझे क्यों दे रही हो। सिम्मी बॉक्स बंद करते हुए बोली, तुम और तुम्हारे भैया एक जैसे ही हो, जब देखो हैरान हो जाते हो। अरे गिफ्ट दे रही हूँ, रख लो ना। राधा सुवर्णा जी की ओर देखते हुए बोली, आप कुछ कहिए ना, ये तोहफा आपने भाभी को दिया था, अब ये मुझे दे रही हैं। सुवर्णा जी हाथ खड़े करते हुए बोली, भाई तुम दोनों नंद भाभी के मैटर में मुझे मत घसीटो। नील के माता पिता बोले, बेटा इतने महंगे तोहफे देने की क्या जरूरत है, तुम और वीर भी तो अपनी गृहस्थी शुरू ही कर रहे हो, आगे जाकर तुम्हारा परिवार बड़ा होगा, खर्चे बढ़ेंगे, तब के लिए बचत करके रखो। यूं बेफिजूल खर्चा करना ठीक नहीं होता, और फिर अपनों के तोहफे नहीं देखे जाते, प्यार देखा जाता है। सिम्मी मजाक करते हुए बोली, अंकल जी मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो इन्हें अपना दिल निकालकर दिखा दूं कि मुझे इनसे कितना प्यार है। तोहफा में ही प्यार देख लेना ना। सुवर्णा जी भी राधा को समझाते हुए बोली, रख लो बेटा, सबको इतनी प्यारी भाभी नहीं मिलती। राधा सिम्मी के गले में झूलते हुए बोली, ये बात तो सही कही आपने। वो सभी लोग यूं ही दिन भर गप्पों में लगे हुए थे जबकि वीर पुलिस स्टेशन में व्यस्त था। वहां उसकी टीम के मेंबर्स ने उसे सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल इत्यादि दिए। वीर सब कुछ चेक करते हुए बोला, इनमें तो भीमा की कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है। एक पुलिसकर्मी बोली, जी सर, सीसीटीवी फुटेज में भी कोई और ही लोग दिखाई दे रहे हैं। भीमा इनके जैसा औसत कद काठी का नहीं है, बल्कि काफी लंबा चौड़ा है। वीर हम करते हुए बोला, ठीक है तब तक इन लोगों का पता करो कि ये कौन है। हो सकता है इन्हें भीमा ने ही भेजा हो और खुद कहीं छुपकर बैठा हो। आसपास के सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकालो और देखो कि ये लोग कहाँ गए थे। इनकी बाइक की भी डिटेल निकलवाओ। वो जब काम में व्यस्त था तभी मृतकों की फैमिली से एक आदमी अपने 3-4 रिश्तेदारों के साथ आया और थाने में हंगामा करने लगा। पुलिस वाले उसे पकड़ने लगे तो वीर ने उन्हें छोड़ देने के लिए कहा और उसे अपने पास बुलाया। वो आदमी वीर के पास आकर बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर, अब तक आपने भीमा को पकड़ा नहीं। मेरी माँ, मेरी बीवी और बच्चों का खून हुए 2 दिन हो गए और आपने अब तक भीमा को गिरफ्तार ही नहीं किया। वीर उलझा हुआ सा बोला, देखिए हमने आपके घर के पास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है, उसमें हमें भीमा नहीं मिला। वो आदमी चौंक कर बोला, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। वीर बोला, दरअसल आपके परिजनों पर हमला करने वाले लोग कोई और थे। ये देखिए, इन्हें देखकर बताइए कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं। वो आदमी गौर से वीडियो को देखने लगा जिसमें 2-3 आदमी बाइक पर लदकर आए और उसके परिजनों का खून करके भाग गए।
वो आदमी उस वीडियो को देखकर रोने लगा और बोला, नहीं साहब, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, जरूर ये भीमा के ही गुंडे होंगे। वीर बोला, हमें भी यही शक है। हाल फिलहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप शांत रहिए और हमें भी शांति से काम करने दीजिए। वीर की बात सुनकर वो आदमी रोते हुए वहां से लौट गया। वीर को भी उसकी फैमिली की मौत का अफसोस था, लेकिन इस वक्त वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए जी जान से भीमा की तलाश में जुटा हुआ था। दिन में वो वकील से भी मृतकों के केस को लेकर बात कर रहा था कि तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। वो कॉल किसी अनजान लाश को लेकर था जिसे जंगल में जलाया गया था। कॉल आते ही वीर अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके साथ काजल भी गई थी। दोनों घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें एक अधजली लाश मिली। वीर ने वो पूरा इलाका सील करवा दिया और फोरेंसिक की टीम को जांच के लिए बुलाया। उसने 2 कांस्टेबल को आसपास के एरिया छान मारने के लिए कहा और खुद मुंह पर रुमाल रखे लाश को अच्छे से देखने लगा। तभी एक हवलदार ने वीर को आवाज दी, सर यहाँ आइए, देखिए क्या मिला है। वीर उठकर हवलदार के पास गया तो उसने एक वॉलेट उठा रखा था। वीर ने हाथ में दस्ताने पहने और उस वॉलेट को खोलकर देखने लगा। उसमें कुछ पैसे और पहचान पत्र मौजूद था। वीर ने जब पहचान पत्र को गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आंखें फाड़े हैरानी से कभी लाश को देखता तो कभी उस पहचान पत्र को। तभी काजल भी वहां आ गई और बोली, क्या हुआ, क्या है इस वॉलेट में। वीर ने उसे भी पहचान पत्र दिखाया तो काजल भौचक्की होकर बोली, भीमा शंकर। तो क्या ये भीमा की लाश है। अब सब हैरानी से उस अधजली लाश को देख रहे थे जो भीमा की थी। पुलिस टीम को जंगल में एक अनजान लाश मिली जिसके पास से उन्हें एक वॉलेट मिला। वॉलेट में भीमा का पहचान पत्र मिला जिससे लाश की पहचान भीमा के रूप में हुई। सब ये देखकर हैरान थे कि जिस भीमा की तलाश पुलिस कई दिन से कर रही है, उसकी जली हुई लाश जंगल में पड़ी हुई थी। वीर कंफ्यूज था कि ये सब क्या चल रहा है। वहां विक्टिम्स के मर्डर हो रहे हैं और हमें जिस पर शक था वो खुद यहां मरा पड़ा है। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर काजल पूछने लगी, क्या सोच रहे हो वीर। वीर कहने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये भीमा है तो फिर वो कौन है जिसने पूरी फैमिली का मर्डर किया था। काजल कहने लगी, जरूर ये कोई गहरी साजिश है, हमें हर एंगल से जांच करनी पड़ेगी। वीर बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भीमा जैसे आदमी को कौन मार सकता है, और अगर किसी ने मारा भी है तो वो इससे भी बड़ा क्रिमिनल होगा। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी फॉरेंसिक टीम वहां आ गई और जांच के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। फिर वीर भी अपने साथियों के साथ थाने लौट आया। उसके थाने पहुंचने तक भीमा की मां रोना धोना मचाए थाने में घुस गई और बोली, कहाँ है मेरा बेटा, क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ। वीर बोला, देखिए हमें जंगल में एक अधजली लाश मिली है, उसके पास आपके बेटे का वॉलेट मिला है। हम दावे से तो नहीं कह सकते कि वो लाश भीमा की ही है, फिर भी आप एक बार उसकी शिनाख्त कर लीजिए, शायद आप पहचान सकें। भीमा की मां बुरी तरह रोना धोना करने लगी तो वीर ने काजल से उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। काजल उन्हें हॉस्पिटल ले गई और उन्हें भीमा की लाश दिखाई। वो लाश को देखकर उल्टियां करने लगी और बोली, क्या हालत कर दी इसकी, किसने किया ये, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काजल कहने लगी, आप पहले ये बताइए कि क्या ये लाश भीमा की ही है। वो सिसकते हुए बोली, भीमा की पीठ पर जन्म से एक निशान था, लेकिन ये लाश पूरी जल गई है तो कैसे पहचान करूं, कद काठी से ये मेरे भीमा जैसा ही लग रहा है। काजल बोली, ठीक है अभी आप बाहर जाकर बैठिए। भीमा की मां अब रोते हुए बाहर चली गई। उसके जाने के बाद काजल ने वीर को कॉल किया और बोली, भीमा की मां शो नहीं है, अब हम क्या करें। वीर बोला, डीएनए टेस्ट करवाओ, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये लाश भीमा की है या नहीं। काजल कहने लगी, लेकिन उसके लिए हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। वीर बोला, ऑर्डर हम ले लेंगे, तुम उसकी मां को सैंपल देने के लिए मनाओ। काजल कहने लगी, ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ। फिर काजल ने भीमा की मां को बुलाया और बोली, हमें आपका डीएनए टेस्ट करवाना है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये लाश आपके बेटे की है या नहीं, हो सकता है कि ये आपका बेटा हो ही ना। उसकी मां कहने लगी, टेस्ट से पक्का पता चल जाएगा। काजल ने हामी भरी तो भीमा की मां सैंपल देने के लिए राजी हो गई। उन्होंने लैब में सैंपल दिया और तब तक वकील ने कोर्ट से डीएनए टेस्ट की इजाजत ले ली। काजल ने लैब में पूछा, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। लैब टेक्नीशियन ने कहा, 1 हफ्ता तक लग जाएगा, इससे जल्दी रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। काजल कहने लगी, जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट निकालिए,
हमें पता लगाना है कि वो लाश भीमा की ही है या नहीं। लैब में बात करके काजल वापस थाने पहुंच गई और वीर से बोली, डीएनए टेस्ट प्रोग्रेस में है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। वीर कहने लगा, 1 हफ्ते? मतलब हमें 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। काजल कहने लगी, रिपोर्ट आने के लिए तो वेट करना ही होगा, लेकिन तब तक हम और काम कर सकते हैं, जैसे अटैक करने वाले लोगों की खोज। वीर बोला, हाँ, इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। वो दोनों अब मौजूदा सबूतों के जरिए अपराधियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ सिम्मी राधा के घर रुकी हुई थी। सुवर्णा जी भी वहीं थी तो उन्हें वीर की कही बात याद आ गई। वीर ने उनसे सिम्मी को कुछ समय के लिए अपने घर ले जाने की बात कही थी। सुवर्णा जी उसी का जिक्र करते हुए सिम्मी से अकेले में बोली, सिम्मी बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। सिम्मी कहने लगी, हाँ कहिए ना। सुवर्णा जी बोली, आजकल मेरी कमर में कुछ दर्द सा रहता है, घर के काम काज भी नहीं देख पाती। तेरे पापा से कहा कि कुछ दिनों के लिए एक एक्स्ट्रा मेड लगा दो, लेकिन वो मना कर रहे हैं। बोलते हैं कि आजकल के नौकर चोरी चकारी करते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ दिन तुझे घर बुला लूं। तुझे काम कुछ नहीं करना है, बस मेरे पास रहना है। सिम्मी हैरान सी बोली, आपको इतनी परेशानी हो रही थी तो आपने डॉक्टर को दिखाया क्यों नहीं? सुवर्णा जी बोली, दिखाया था, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन तू तो जानती है कि रेस्ट मेरे नसीब में कहाँ। नौकर काम कर रहे हो तो भी देखना तो पड़ता ही है, तो तू चल ना कुछ दिन। सिम्मी बोली, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन वीर का क्या होगा? वो भी तो ड्यूटी वाले हैं। 1-2 दिन की बात होती तो वो मैनेज कर लेते, ज्यादा दिन रुकूगी तो उन्हें भी परेशानी होगी। सुवर्णा जी कहने लगी, हाँ तो वीर को भी घर चलने के लिए कह दे। वैसे भी अब नया साल आ रहा है, तो हम सब नया साल एक साथ मनाएंगे। सिम्मी सोच में डूबी हुई सी बोली, पता नहीं वो आएंगे भी या नहीं। सुवर्णा जी बोली, तू आएगी तो वीर भी आ ही जाएगा, बात करके देखना। सिम्मी बोली, ठीक है, मैं वीर से बात करके आपको बता दूंगी। सुवर्णा जी ने हामी भरी और मन ही मन बोली कि चलो। सिम्मी को वापस ले जाने का नाटक भी पूरा हुआ। अब बस ये दोनों घर वापस आ जाएं, ताकि मेरी चिंता कम हो जाए। शाम को वीर ड्यूटी के बाद नील के घर आया तो राधा ने उसे डिनर के लिए रोक लिया। सिम्मी और राधा जब तक डिनर बना रही थी, तब तक सुवर्णा जी ने वीर को बता दिया कि उनकी सिम्मी से बात हो गई है, वो आने के लिए राजी है। वीर ने उन्हें थैंक्स कहा तो वो बोली, अच्छा अब तुम लोग डिनर करो, मुझे घर जाना है। सिम्मी के पापा भी लौटने वाले होंगे। वीर बोला, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तभी नील उनके पास आकर बोला, अरे मैं छोड़ आऊंगा, तुम बैठो, वैसे भी सुबह से बिजी हो। सुवर्णा जी कहने लगी, हाँ नील मुझे ड्रॉप कर देगा, तुम डिनर करो और घर जाते टाइम आराम से जाना। वीर ने जी कहा और उनके पैर छूने लगा। सुवर्णा जी उसे आशीर्वाद देकर नील के साथ चली गई। वहीं वीर भी सबके साथ बैठकर डिनर करने लगा। वीर ड्यूटी के बाद राधा के घर गया और वहीं से डिनर करके सिम्मी के साथ अपने घर लौट आया। आज ठंड ज्यादा हो रही थी, जबकि सिम्मी ने हल्का सा शॉल ही ले रखा था। रास्ते में वो ठंड से ठिठुर रही थी तो वीर ने गाड़ी रोकी और अपनी जैकेट उतारकर उसे देते हुए बोला, लो इसे पहन लो। सिम्मी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी में स्वेटर लाना भूल गई, बस शॉल ही ला पाए। वीर बोला, हाँ तो पहन लो, ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाओगी। सिम्मी ने उसकी जैकेट पहनी और अपना शॉल उसे उड़ाते हुए बोली, अब चलो। वीर ने गाड़ी के शीशे बंद किए और फिर घर की ओर गाड़ी बढ़ा दी। घर पहुंचकर वो दोनों चेंज करने लगे तो सिम्मी बोली, अच्छा सुनो, मम्मी कुछ दिन के लिए घर बुला रही थी, उनकी कमर में दर्द रहता है, इसलिए घर आने के लिए कह रही थी। वीर जो कि सब जानता था, सामान्य होकर बोला, ठीक है चली जाओ। सिम्मी पूछने लगी, तुम रह लोगे अकेले? वीर हम कहने लगा तो सिम्मी बोली, ज्यादा दिनों के लिए जाना है, शायद हफ्ता या 15 दिन। वीर तपाक से बोला, नहीं रह पाऊंगा। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, जानती थी, इसलिए तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। वीर नाटक करते हुए बोला, अरे यार मैं क्या करूंगा वहां, रोज रोज ससुराल में रहना अच्छा लगता है क्या? सिम्मी उसे तीखी नजर से देखते हुए बोली, और जो मैं पिछले 7-8 महीनों से रह रही हूँ वो। ज्यादा मत बोलो और कल के लिए पैकिंग करो, हम कल ही जा रहे हैं। वीर मुंह बनाए एक बैग में अपने कपड़े ठूंसने लगा, जबकि सिम्मी अपनी किताबें वगैरह रखने लगी। अगली सुबह वीर सिम्मी को लेकर घर से निकला और उसे उसके मायके छोड़ आया। सिम्मी को देखकर सुवर्णा जी खुश हो गई और बोली, आओ तुम दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर रखा है।
सिम्मी बोली, हम नाश्ता करके आए हैं मॉम। सुवर्णा जी बोली, तो फिर वीर के लिए टिफिन पैक करवा दूं? वीर बोला, नहीं, सिम्मी ने टिफिन भी बना दिया था, मैं लेकर आया हूं। सुवर्णा जी हैरानी से सिम्मी को देखने लगी और वीर से बोली, कौन सा जादू चलाया है तुमने इस पर? इतनी सुबह सारे काम कर लेती है ये तो। पहले तो 10 बजे तक सोकर ही नहीं उठती थी। वीर सिम्मी की ओर देखकर शर्माने लगा तो सिम्मी नकली गुस्सा करते हुए बोली, क्या मम्मा, मेरी बुराई करने के लिए बुलाया था क्या आपने? चलो बताओ क्या काम करना है? सुवर्णा जी बोली, कुछ नहीं करना, बस तू यहाँ बैठी रह। वीर बोला, अच्छा आप लोग बैठो, मैं निकलता हूँ, शाम को बात करते हैं। सिम्मी ने मुस्कुराकर हम कहा और फिर वीर ड्यूटी के लिए निकल गया। सुवर्णा जी सिम्मी से बोली, जा तू ये सामान अपने कमरे में ले जा, तब तक मैं तेरे लिए गाजर का हलवा लाती हूँ, आज ही बनाया है। सिम्मी ने वीर को जाते हुए देखा तो वो बोली, ठीक है ले आओ, मैं अभी आती हूँ। वीर को कुछ बताना था, ये कहकर वो तेजी से वीर के पीछे भागी। उसने वीर को आवाज दी तो वीर ने पलट कर देखा। वो बोली, अच्छा सुनो, थाने पहुंचकर फोन कर देना। वीर ने पूछा, क्यों? सिम्मी उलझी हुई सी बोली, ऐसे ही कर देना बस। वीर उसे एकटक देखते हुए हम कहने लगा और जैसे ही आगे बढ़ा, सिम्मी फिर से बोली, और हाँ, लंच टाइम पर कर लेना। वीर अब पलटकर सिम्मी के पास आया और बोला, देख रहा हूं कि आज कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो, कुछ कहना है? सिम्मी मुस्कुराते हुए हम करने लगी तो वीर ने पूछा, क्या? सिम्मी ने धीरे से कहा, आई लव यू। सिम्मी की बात पर वीर भी मुस्कुरा उठा और बोला, आई लव यू टू। अब जाऊं? सिम्मी ने हामी भरी और उसे हाथ हिलाते हुए बाय करने लगी। फिर वीर पुलिस स्टेशन निकल गया। वहीं दरवाजे पर खड़ी सुवर्णा जी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वीर ने देखा कि सब लोग भीड़ लगाए खड़े थे और हंसी मजाक चल रहा था। वीर उत्सुकता से उस ओर गया तो उसने नील को देखा। आज बड़े समय बाद वो ड्यूटी लौटा था तो सब उससे उसका हालचाल पूछ रहे थे और शादी की बधाई दे रहे थे। फिर जब सबने वीर को आते देखा तो मजाक करते हुए बोले, लो आ गए आपके साले साहब। उनकी बात पर नील हंस दिया तो वीर सबसे कहने लगा, क्या कर रहे हो सब? कुछ काम नहीं है आज? चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। सब अपनी अपनी टेबल पर लौटिए। तो नील बोला, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस मेरा हालचाल पूछ रहे थे। वीर सामान्य होकर बोला, कोई बात नहीं, वैसे आप ठीक हो तुम? नील बोला, एकदम फिट एंड फाइन। वीर मुस्कुराते हुए बोला, गुड, मिलकर काम करने में मजा आएगा। नील ने भी सिर हिलाकर हामी भरी और फिर अपने केबिन में जाकर काम करने लगा। कुछ देर में एक हवलदार फाइल लेकर आया और वीर से बोला, सर ये उस बाइक की डिटेल है जिस पर मर्डर वाली रात गुंडे आए थे। वीर ने पूछा, इसके मालिक को बुलाया तुमने? हवलदार बोला, बुलाया था, उसका कहना है कि उसने बाइक मिसिंग की कंप्लेंट दूसरे थाने में दर्ज की है। मतलब तो ये है कि उन क्रिमिनल्स ने मर्डर के लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल किया था। वीर सोचते हुए हम कहने लगा और फिर बोला, एक काम करो, खबरियों को एक्टिव करो और उनसे बोलो कि इस बाइक को ढूंढे। उन्हें वीडियो भी दिखाना ताकि वो गुंडों की पहचान कर सके। हवलदार ने जी सर कहा और अपने काम पर लग गया। कुछ देर में काजल भी ड्यूटी पर आ गई और सब उसे सलाम ठोकने लगे। एक हवलदार ने काजल को बताया कि आज से नील काम पर लौट आया है तो काजल नील के केबिन में गई और उसे शादी की बधाई देकर वापस आ गई। फिर वो वीर के पास गई और उससे बोली, कोई प्रोग्रेस? वीर बोला, हाँ बाइक की डिटेल आ गई है, चोरी की बाइक थी। काजल अच्छा कहते हुए बोली, और फोरेंसिक रिपोर्ट? वीर कहने लगा, वो अभी नहीं आई, तुम्हारी बात हुई लैब में? काजल कहने लगी, अभी करती हूँ। ये कहकर वो लैब में कॉल करने लगी। लैब में बात करके उसने फोन काटा और बोली, फोरेंसिक टीम को शक है कि उस बॉडी को कहीं और मारा गया है और फिर उसे यहाँ लाकर जलाया गया है। जलने से पहले वो मर चुका था। वीर बोला, मतलब गहरी साजिश? किसी को मारा और फिर जंगल में लाकर जलाया? मतलब वो उसकी पहचान मिटाना चाहते थे, लेकिन फिर उन लोगों ने वॉलेट वहां कैसे छोड़ दिया? काजल कहने लगी, जानबूझकर तो नहीं फेंका, हमें ये दिखाने के लिए कि ये भीमा की बॉडी है, और असल में वो भीमा हो ही ना। वीर बोला, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हमें अपनी जांच और तेज करनी होगी। काजल बोली, मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया है, देखते हैं कोई खबर मिले तो। वीर बोला, मैंने भी मर्डर करने वालों के पोस्टर लगवा दिए हैं, साथ ही खबरियों को भी काम पर लगाया है, जल्द ही कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी नील वहां आया और दरवाजा खटखटाने लगा।
वीर ने नील से अंदर आने के लिए कहा तो नील बोला, अगर मैं तुम्हारे केस में अपनी कोई राय देना चाहूं तो। काजल ने पूछा, कैसी राय? नील कहने लगा, मैंने आज केस के बारे में पढ़ा। इसकी शुरुआत हुई थी जगह हड़पने को लेकर, राइट? वीर और काजल हम करने लगे तो नील बोला, उस जगह की जरूरत किसे थी, भीमा को या किसी और को? वीर बोला, मंत्री यशवर्धन को। नील बोला, तो हो सकता है कि भीमा को मारने में उसका ही हाथ हो। उसने ही खून करवाए हो और भीमा को भी रास्ते से हटा दिया हो। वीर बोला, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो लाश भीमा की नहीं है। कोई नकली लाश रखकर हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। शायद भीमा खुद छुपकर बैठा हो और उसने किसी और की बॉडी जलाकर वहां फेंक दी हो। नील बोला, तब तो पूरे चांस है कि उसे छुपाने में यशवर्धन का हाथ हो। आखिर भीमा ने ये सब किया किसके लिए? यशवर्धन के लिए ना। तो उसे छुपाने की जिम्मेदारी भी यशवर्धन की ही होगी। नील की बात सुनकर काजल और वीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सोचने लगे कि हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। आगे जाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।